गुड मॉर्निंग। अच्छा, 10 के लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र, जिसमें हमने आपको बताया था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध यानी कि r बराबर 2 है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ये बताया था। और यहाँ पर v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी और f फोकस दूरी। कोई दर्पण है, दर्पण से वस्तु जिस दूरी पर रखी हुई है इसको कहेंगे u, जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है इसको कहेंगे v, और जो इस दर्पण की फोकस बिंदु होगा उसकी दूरी कहलाती है f। ठीक है। चिन्ह प्रॉपर्टी बताई थी, इसमें बताया था कि आपतित किरण की दिशा में नापी की दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में मापी की दूरियां ऋणात्मक होती हैं और सभी दूरियां सदैव दर्पण के पोल यानी ध्रुव से मापी जाती हैं। जैसे ये अवतल दर्पण है तो इसका जो ध्रुव है, ध्रुव से आपतित किरण की दिशा की विपरीत दिशा में नापी गई सभी दूरियां निगेटिव होती हैं। ठीक है। और इसकी दिशा में यानी कि दर्पण के पीछे की जो दूरियां होती हैं वो पॉजिटिव होती है। अगर प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, आभासी बन रहा है, तो वो सदैव v का मान पॉजिटिव होगा, और अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, उसी दिशा में बन रहा है, तो v का मान नेगेटिव होगा। u का मान ऑलवेज नेगेटिव, हमने बताया था। u चाहे वो उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, u यानी वस्तु की दूरी सदैव नेगेटिव रहेगी, u का मान हमेशा माइनस में लगाएंगे। f फोकस दूरी दर्पण के अनुसार बदलेगी। अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी नेगेटिव होगी और उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। प्रतिबिंब की दूरियां देखने के लिए हम ये देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है या आभासी है। अगर आभासी प्रतिबिंब है तो दूरी पॉजिटिव होगी, और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो v का मान नेगेटिव होगा। अवतल दर्पण में दोनों कंडीशन के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक भी बनता है और आभासी बनता है। जबकि उत्तल दर्पण में केवल वस्तु कहीं भी रखी हो उसका प्रतिबिंब केवल दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा सीधा आभासी ही बनता है। तो उत्तल दर्पण अगर दे रखा है तो प्रतिबिंब की दूरी यानी v का मान सदैव धनात्मक होगा। अवतल दर्पण है तो दोनों कंडीशन हो सकती है, वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। अगर आभासी है तो v का मान पॉजिटिव होगा, और अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो v का मान नेगेटिव होगा। ठीक है। तो ये तो हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। अब हम बात करते हैं इसके आगे थोड़ा। आज हम बात करते हैं रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन और संयुग्मी बिंदु। देखिए संयुग्मी फोकस क्या है, मैं आपको पहले बता दें। जैसे हमने लास्ट में आपको एक टेबल बनवाई थी, उस टेबल में हमने आपको बताया था कि अगर किसी वस्तु का कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब फोकस से बनता था बिंदु के समान, और अगर वस्तु फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बहुत बड़ा, अनंत वाले का प्रतिबिंब फोकस पर और फोकस वाले का अनंत बन रहा था। आप भी चेक कर सकते हैं। उसमें सेकंड कंडीशन पर लिखा हुआ था कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र यानी सेंटर के मध्य रखी है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और सेंटर के बीच बनता है। और सेकंड लास्ट में दिया था हमने, थर्ड लास्ट में दिया था अगर वस्तु अगर आपकी सेंटर और फोकस के बीच रखी है तो उसका प्रतिबिंब सेंटर और अनंत के बीच बनता है। दोनों सीधे अपोजिट थी। अगर हमने वस्तु को सेंटर और अनंत के बीच में रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, सेंटर और फोकस के बीच में। और अगर सेंटर और फोकस के बीच में वस्तु रख दें हम तो उसका प्रतिबिंब आ जाता है सेंटर और अनंत के बीच में। ठीक है। इस तरीके से ये स्थितियां आपस में बदल जाती थी। अगर हमने सेंटर पर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब सेंटर पर ही बन रहा था, अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब फोकस पर, फोकस पर रखी तो अनंत पर, अनंत और सेंटर के बीच रखी है तो प्रतिबिंब सेंटर और फोकस के बीच में, और सेंटर और फोकस के बीच में वस्तु रख दी है तो उसका प्रतिबिंब चला जाता है सेंटर और अनंत के बीच में। यानी अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर दो ऐसे बिंदु, कोई भी दो ऐसे बिंदु छाटेंगे जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त होता है। अगर हमने इस बिंदु पर वस्तु रख दी तो प्रतिबिंब यहां बन रहा है, और अगर इस बिंदु पर वस्तु रख दी तो इस बिंदु पर प्रतिबिंब बन रहा है। दो ऐसे बिंदु लिए जिनमें एक बिंदु पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त होता है, तो ये दोनों बिंदु संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। लुक एट हियर, देखिएगा कैसे, ये तो फोकस है और ये सेंटर है। ठीक है।
हमने यहाँ पर दो बिंदु लिए, एक बिंदु ये लिया और एक बिंदु ये छठे योग के द्वारा देखें तो यहाँ ये दोनों बिंदु क्या दिखाते हैं कि अगर हम इस बिंदु पर वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब इस बिंदु में बनता है, और अगर हम इस बिंदु पर वस्तु रख दें तो उसका प्रतिबिंब इस बिंदु में बनता है। तो ये दोनों बिंदु जो होंगे वो संयुग्मी फोकस कहलाएंगे। फोकस अलग होता है, ये होते हैं संयुग्मी फोकस। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज लिखेंगे परिभाषा संयुग्मी फोकस। ग्रुप में हमने कुछ सवाल न्यूमेरिकल्स दिए थे, तो कुछ बच्चों को कुछ सवाल समझ में नहीं आए, लगा नहीं पाए, तो वो सवाल लगाने के लिए आज की वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आप जो देखेंगे इसमें हम आपको रेखीय आवर्धन बताएंगे। रेखीय आवर्धन के द्वारा ही वो सवाल लग सकते हैं। अगर आज ये रेखीय आवर्धन समझ में नहीं आया तो वो सवाल आप नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए आज वीडियो बहुत ध्यान से देखें। संयुग्मी फोकस क्या है इसको समझ में आ गया होगा। अभी जो बोला था आपको, कोई परिभाषा आपको लिखनी है शब्दों में कि अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित वे दो बिंदु जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त होता है। देखिए अवतल में ही होगा, ये उत्तल में नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अवतल दर्पण की बात करेंगे। अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित वे दो बिंदु जिनमें एक बिंदु पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त होता है। एक बिंदु पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त होता है, संयुग्मी फोकस बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, तो ये संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं रेखीय आवर्धन की। देखिए रेखीय आवर्धन क्या है। कोई भी एक दर्पण लिया, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, तो उस दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात। प्रतिबिंब की लंबाई, कोई भी दर्पण है, उस दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है, चाहे वो वास्तविक बन रहा हो या आभासी बन रहा हो, मान लो हमने ये वस्तु रख दी तो उसका प्रतिबिंब ये बन रहा है, तो इस प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होगा वही रेखीय आवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, किसी गोलीय दर्पण, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, दोनों में ही लगेगा, इसलिए हम गोलीय दर्पण की बात करेंगे। तो किसी गोलीय दर्पण या किसी दर्पण, समतल में भी हो सकता है, ठीक है, तो किसी दर्पण में या किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात। किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है।
इसे m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये एक अनुपातिक राशि है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, लंबाई के अनुपात जो मात्रक है वो कट जाएंगे, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ध्यान रखना, कभी भी किसी भी अनुपातिक राशि का कोई मात्रक नहीं होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अच्छा, प्रतिबिंब की लंबाई को दिखाते हैं कैपिटल आई से और वस्तु की लंबाई को दिखाते हैं कैपिटल ओ से। ठीक है, कैपिटल आई फॉर इमेज एंड ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, तो इसलिए ये m बराबर हो जाएगा I/O। एक तो फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और आता है, इसके द्वारा हम प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाइयों और इसकी दूरियों के साथ इसका संबंध निकालेंगे। देखिए, अब तक ही ले लेते हैं। ये बिंदु पोल है P, ठीक है, इसको ध्रुव कहते हैं। और देखिए, बराबर दूरियां नहीं ली हैं, जब भी प्रतिबिंब बनाओगे ध्यान से बनाना है। ये दूरियां ध्रुव से फोकस की और फोकस से सेंटर की, ये दोनों दूरियां आपस में बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या और ये फोकस दूरी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जो कहें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होंगी, तो ये दूरी इसकी दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया फोकस बिंदु और ये हो गया सेंटर। एक वस्तु हमने यहां रखी सेंटर और अनंत के बीच में। ठीक है, तो इसका जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी वो इसके फोकस से होकर गुजरेगी। हमने आपको नियम लिखाए हैं, तो जो समांतर आएगी वो कहां से आएगी? फोकस से। ठीक है, इस तरीके से फोकस से होकर गुजरेगी। आप लोग पटरी बनाइए देख करके। और इसकी जो वक्रता त्रिज्या से यानी वक्रता K से किरण आती है वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। टकराने के पश्चात ये उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, तो एक दूसरे को जहां काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण। ये आपतित किरण है और यहाँ से यही किरण वापस लौटेगी परावर्तित किरण। तो दो परावर्तित किरणें दूसरे को काटती हैं तो उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। अच्छा, इस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनना है, इसका मतलब यहाँ से जितनी किरणें आएंगी दर्पण की कहीं से किसी भी बिंदु से परावर्तित होंगी वो सदैव इस बिंदु से होकर ही गुजरेंगी। इस वस्तु के इस बिंदु से जितनी किरणें आएंगी, दो ही नहीं आएंगी, तमाम किरणें आएंगी, जितनी भी किरणें आएंगी वो सभी इसी बिंदु से होकर निकलेंगी, तभी इस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब इस बिंदु पर प्राप्त होगा। अगर इस वस्तु के आने वाली किरणें इसकी अपेक्षा और इधर उधर से गुजरती तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर धुंधला बनता, स्पष्ट नहीं बनेगा। ठीक है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनना है, इसका मतलब कि इसकी समस्त किरणें यहाँ से होकर गुजर रही है, तो इस ध्रुव से जो किरण आ रही है वो भी इसी से होकर गुजरेगी। इस तरीके से, ठीक है। वो भी इसी से होकर गुजरेगी, तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। और ये हो गया अविलंब
दर्पण के मध्य बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, रसायन लिखाई थी हमने। तो ये हो गया अभिलंब। तो ये दोनों कोण क्या हो गए? ये आपतित किरण और अवलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अवलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण। तो ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। ठीक है, तो अब देखिए, मान लिया ये है ए बी और ये है ए डैश बी डैश। तो ये क्या लिखोगे? माना किसी अवतल दर्पण से स्मॉल यू दूरी पर ओ लंबाई की एक वस्तु स्थित है, जिसका प्रतिबिंब स्मॉल v दूरी पर I लंबाई का वास्तविक बनता है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज AOB APB या ABP तथा त्रिभुज A'B'P में, ये दो त्रिभुज लिए ABP और A'B'P। ध्यान दीजिए, ABP ये वाला ट्रायंगल पूरा लिया और A'B'P ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया पूरा। ठीक है, इन दोनों में देखो AB और A'B' लंब है। ठीक है, तो कोण ABP 90 डिग्री हो गया ये, और A'B' ये भी 90 डिग्री हो गया, बराबर कोण A'B' बराबर 90 डिग्री। ये दोनों कोण बराबर है, 90 आंसर। अच्छा, इसके बाद कोण APB ये वाला जो कोण आपतन कोण बराबर होगा कोण A'B' परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, परावर्तन के नियम से। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये कोण इसके और ये कोण इसके। तो तीसरा कोण जो है ये वाला, ये इसके बराबर होगा। किन्हीं दो त्रिभुजों में कोई दो कोण अलग अलग आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण BAP बराबर हो जाएगा कोण B'A'. ठीक है, इस तरीके से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A'B' समरूप होंगे। ठीक, और समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है? इनके लंब और आधारों का अनुपात आपस में बराबर होता है। क्या हो जाएगा? A'B' अपॉन AB, इसका लंब इसके लंब के अनुपात बराबर हो जाएगा, इसका आधार बटे इसका आधार, यानी छोटे वाले त्रिभुज का आधार हो जाएगा B'P बटे बड़े त्रिभुज का आधार BP। ये आपस में बराबर हो गए, लंब और आधारों का अनुपात आपस में बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां लिखिए, मान रखिए A'B' क्या है? A'B' यानी प्रतिबिंब की लंबाई है माइनस I नीचे की ओर है, और AB क्या है? वस्तु की लंबाई यानी O ऊपर की ओर है कैपिटल, बराबर। अब देखिए B'P यानी प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? माइनस B, माइनस चिन्ह क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और BP यानी वस्तु की दूरी ये भी होगी माइनस U। तो यहाँ पर क्या आ गया? माइनस का I अपॉन O बराबर हो गया V अपॉन U, इसलिए I अपॉन O बराबर हो गया माइनस V अपॉन U। ठीक है, माइनस चिन्ह पक्षांतर कर दिया, तो माइनस I अपॉन O बराबर V अपॉन U या I अपॉन O बराबर माइनस का
v अपॉन u। अच्छा पीछे आपने अभी नीचे लिखा था f बराबर क्या होता है, i अपॉन o बराबर हो गया माइनस का v अपॉन u। तो ये हो गया पूरा डेरिवेशन। इसमें एक ये फॉर्मूला बन सकता है i अपॉन o बराबर माइनस v अपॉन u, m बराबर i अपॉन o और m बराबर माइनस v अपॉन u। इस तरीके से हम इन फॉर्मूलों के आधार पर सवाल लगाएंगे। तो पिछले हमने सवाल जो दिए थे आपको न्यूमेरिकल्स में, उसमें चौथा पांचवा सवाल में जो बच्चे फंसे हैं वो इन्हीं फॉर्मूलों से सॉल्व होंगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार।